सोलापुर गांव में लखन अपनी पत्नी माला और बेटी मिश्री के साथ रहता था। लखन गांव में एक अमीर सेठ के खेत पर काम करता था। एक बार लखन ने सेठ के खेत पर फूलगोभी की फसल लगाई, लेकिन सारी फसल रातों रात कहीं गायब हो गई। अब लखन क्या करेगा? जानने के लिए देखिए जादुई फूल गोभी की कहानी। लखन सुबह सुबह सेठ के खेत पर जाने के लिए घर से निकलता है। माला, मैं खेत पर जा रहा हूँ, तुम खाना बना कर रखना। ठीक है मिश्री के बाबा। इस बार सेठ जी के खेत में फूल गोभी की फसल अब तक की सारी फसलों से अच्छी हुई है। फसल काटकर जब सेठ जी के पास ले जाऊंगा तो सेठ जी बहुत खुश हो जाएंगे। हो सकता है सेठ जी मुझे कुछ इनाम भी दे दें। ऐसा सोचता हुआ लखन सेठ के खेत पर पहुंचता है, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके चेहरे पर दुख और डर से पसीने आने लगे, क्योंकि सेठ का खेत खाली था। फूलगोभी की फसल रातों रात कहीं गायब हो गई थी। ऐसा लग रहा था मानो वहां कभी फसल लगी ही ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है? कल तक तो यहाँ खिली खिली फूल गोभी की फसल मुस्कुरा रही थी, अचानक से फसल गायब कैसे हो गई? सेठ जी को पता लग गया तो अनर्थ हो जाएगा, वो तो मेरी जान ही ले लेंगे। लखन दौड़ता हुआ वापस अपने घर जाता है। माला को सारी बात बताता है। उसकी बेटी मिश्री भी सारी बात सुन रही थी। ये कैसे हो सकता है? एक रात में फसल कहाँ चली जाएगी? कहीं किसी ने चोरी तो नहीं कर ली? अगर किसी ने फसल की चोरी की होती तो कम से कम खेत पर फसल के नामो निशान तो होते, लेकिन खेत को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वहां कभी कोई फसल थी ही नहीं। तुम्हें विश्वास ना हो तो तुम वहां चलकर देख लो। माला और मिश्री लखन के साथ खेत पर जाते हैं। खेत की हालत बिल्कुल वैसी ही थी जैसा लखन ने उन्हें बताया था। मुझे तो लगता है कि ये काम किसी इंसान ने नहीं बल्कि किसी जादुई शक्ति ने किया है। जिसने भी किया हो, लेकिन सेठ जी मुझसे पूछेंगे तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा? माला और लखन दोनों बातें कर रहे थे, तभी वहां सेठ आ जाता है। सेठ ने जब अपने खेत की ओर देखा तो उसने सोचा कि लखन ने फूलगोभी की फसल काट ली है। वाह लखन, तुमने फूल गोभी की फसल काट कर खेत की जुताई भी कर दी। जी जी मालिक। सारी फूल गोभियां कहाँ हैं? मालिक, फूल गोभियों को मैंने अपने घर में रख दिया है, अभी उन्हें बाजार में बेचने जाऊंगा। ठीक है, तुम शाम तक मुझे पैसे लाकर दे देना। ठीक है मालिक। सेठ वहां से चला जाता है। ये आपने क्या किया? आपने सेठ से झूठ क्यों बोला? अगर मैं सेठ को सच सच बता देता तो क्या वो मेरी बात पर यकीन कर लेता? नहीं करता ना। लेकिन अब आप उसे पैसे कहाँ से ला कर देंगे? पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे पास एक रास्ता है। क्या क्या रास्ता है, मुझे बताओ। हम ये गांव छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। इससे तो सेठ हमें चोर और धोखेबाज समझेगा। सेठ हमें चोर और धोखेबाज तब भी समझेगा जब हम उसे पैसे नहीं देंगे। हमारे पास खुद के खाने के लिए पैसे तो है नहीं, हम सेठ को पैसे कहाँ से देंगे? लखन को माला की बात ठीक लगती है। माला, तुम ठीक कह रही हो, चलो हम इस गांव से कहीं दूर चलते हैं, लेकिन हमें यह काम चुपके से करना होगा, कहीं सेठ को खबर न लग जाए। लखन और माला वहां से जाने लगते हैं। माला मिश्री को अपनी गोद में उठा लेती है। वो देखती है कि मिश्री के हाथ में गोभी का एक छोटा सा फूल है जिससे वो खेल रही है। इस फूल गोभी ने तो हमें बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। ऐसा कहकर वो मिश्री के हाथ से गोभी का वो छोटा सा फूल लेकर जमीन पर फेंक देती है। माला ने जैसे ही गोभी का वो फूल जमीन पर फेंका, वहां वो ढेर सारी फूल गोभी बन गया। ये देखकर वो तीनों हैरान रह जाते हैं। माला उन फूल गोभी में से एक गोभी उठाकर फिर से जमीन पर फेंक देती है और वो एक फूलगोभी ढेर सारी फूलगोभी में बदल जाती है। मिश्री के बाबा, ये तो जादू हो रहा है। आज सुबह से न जाने क्या हो रहा है, हर बात जादू ही लग रही है, यकीन करना नामुमकिन सा लग रहा है। ये सब जादुई फूलगोभी लगते हैं। लेकिन ये सब हो कैसे रहा है? ये कौन कर रहा है? जो भी कर रहा हो हमारा भला ही कर रहा है। लखन और माला एक एक फूलगोभी उठाकर जमीन पर फेंकते जाते हैं और वो ढेर सारी फूलगोभी में बदल जाता। ऐसा करते करते सारा खेत फूलगोभी से भर जाता है। लखन सारी फूलगोभी टोकरी में भर लेता है, लेकिन तभी एक आवाज आती है। रुक जाओ लखन। ये आवाज कहाँ से आ रही है? लखन, मैं फूलगोभी बोल रही हूँ। फूल गोभी, क्या तुम बोल सकती हो? हाँ, मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं जादुई फूलगोभी हूँ। जादुई फूल गोभी? हाँ, मैं जादुई फूलगोभी हूँ। मुझे बेचने से पहले मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तो मुझे क्या बताना चाहती हो जादुई फूल गोभी? मुझे बेचने से पहले मेरा एक फूल अपने पास रख लो। तुम्हें जब जो चीज चाहिए उसका नाम अपने मन में लेकर मेरे एक फूल को जमीन पर फेंक देना। तुम्हें तुम्हारी मनचाही चीज मिल जाएगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुम ये बता सकती हो कि सुबह जब मैं खेत पर आया था तो सारी फूल गोभियां कहाँ गायब हो गई थी? मैंने सारी फूलगोभियों को जादुई फूलगोभी बनाने के लिए अपने पास गोभी लोक में बुलाया था। क्या कहा? गोभी लोक? हाँ, गोभी लोक, जहाँ मैं रहती हूँ। मैंने सारी फूलगोभियों में जादू भर दिया है। तुम जिस चीज की इच्छा करके इन्हें जमीन पर फेंकोगे, तुम्हें वो चीज मिल जाएगी। लखन, कल मैं इन फूलगोभियों से मिलने के लिए गोभी लोक से धरती पर आई थी। तब मैंने
तुम्हें माला से बात करते हुए सुना था। मिश्री के बाबा, हम कब तक इस तरह से सेठ के खेत में काम करके जैसे तैसे गुजारा करेंगे? सेठ तो वादे के मुताबिक पैसे भी नहीं देता है। मिश्री बड़ी हो रही है, इसकी पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह ये सब कैसे हो पाएगा? काश हमारा खुद का खेत होता तो हमें नौकरों की तरह थोड़े पैसों के लिए दूसरे को खेतों में काम नहीं करना पड़ता। तुम ठीक कह रही हो माला, लेकिन तुम तो जानती हो कि खुद का खेत खरीदने के लिए बहुत पैसे चाहिए। हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? मैंने कल ही सोच लिया था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई फूल गोभी। अब इन गोभियों को बेचने के लिए मुझे बाजार जाना होगा। ठीक है। लखन, माला और मिश्री तीनों फूल गोभी लेकर घर आ जाते हैं। लखन एक जादुई फूल गोभी घर पर रखकर बाकी को बेचने के लिए बाजार चला जाता है। वो सारी फूल गोभी बेचकर शाम होने से पहले पहले सेठ को पैसे दे देता है। जब वो घर लौटता है, माला खाना लगा दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। माला उसे खाना लाकर देती है। ये क्या, आज खाने में फिर सूखी रोटी और प्याज? सब्जी बनाने के लिए पैसे कहाँ हैं? न तो घर में तेल है न मसाले। लेकिन हमारे पास जादुई फूल गोभी तो है। क्या तुम्हें याद नहीं जादुई फूल गोभी ने क्या कहा था? हाँ, यही कि हमें जब जो चीज चाहिए उसका नाम अपने मन में लेकर गोभी के एक फूल को जमीन पर फेंक देंगे तो हमें हमारी मनचाही चीज मिल जाएगी। देखते हैं कि उस फूल गोभी की बात कितनी सच है। क्या वो हमें फूल गोभी के अलावा दूसरी चीजें भी दे सकती है? लखन जादुई फूल गोभी को हाथ में लेकर मन में सोचता है कि हम तीनों को खाने के लिए भरपेट पकवान मिल जाते तो कितना अच्छा होता। ये सोचकर वो फूल गोभी को जमीन पर फेंक देता है। तुरंत वहां पर पकवान से भरी 3 थालियां आ जाती हैं जिसमें खीर, पूरी, पुलाव, सब्जी, मिठाई, रायता सब होता है। ये तो चमत्कार हो गया। ऐसा खाना तो शादियों में खाने को मिलता है। देर किस बात की है, चलो खाना खाते हैं। पूरा परिवार मिलकर खाना खाता है। बाबा, क्या जादुई फूल गोभी मुझे नए कपड़े और नए खिलौने भी लाकर देगी? हाँ मिश्री बेटी, जादुई फूल गोभी हमें सब कुछ लाकर दे सकती है। लखन ने जादुई फूल गोभी से मिश्री के लिए नए कपड़े और नए खिलौने मांगे। जादुई फूल गोभी ने वो भी दे दिया। मिश्री के बाबा, क्यों ना हम जादुई फूल गोभी से पैसे मांगकर खुद का खेत खरीद ले? तुम ठीक कह रही हो माला। लखन जादुई फूल गोभी से खेत खरीदने के लिए पैसे मांगता है। जादुई फूल गोभी उसे पैसे दे देती है। अब लखन अपने लिए बड़ा सा खेत खरीद लेता है, लेकिन जब वो सेठ को बताता है कि अब वो काम पर नहीं आएगा तो सेठ बहुत नाराज होता है। वो अपने आदमियों से पता लगाने के लिए कहता है कि आखिर लखन पैसे कमाने के लिए क्या कर रहा है। सेठ के आदमी पता लगाते हैं और सेठ को सारी बात बता देते हैं। जिस लखन के पास भरपेट 2 वक्त का खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे, उसने खेत कैसे खरीद लिया? इतना ही नहीं मालिक, लखन का खेत आपके खेत से भी बड़ा है। ये बात सेठ को हजम नहीं होती। सेठ रात होने का इंतजार करने लगता है। रात होते ही वो सेठ लखन के खेत पर पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि लखन ने अपने खेत में फूलगोभी की फसल लगाई थी। सेठ ट्रैक्टर से सारी फसल को रौंद देता है, लेकिन फूलगोभियों का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। थककर वो एक जगह खड़ा हो जाता है और फूलगोभियों को घूरने लगता है। तभी उसे ऐसा लगता है कि कुछ महिलाएं फुसफुसाकर बातें कर रही हैं। कौन है यहाँ? सेठ अपनी जान की खैर चाहता है तो यहाँ से चला जा। सेठ को लगता है कि खेत में चुड़ैलों का वास है। वो डर कर वहां से भाग जाता है। उसके जाते ही फूलगोभियां हंसने लगती हैं। अब सेठ यहाँ कभी नहीं आएगा। हमने उसे ऐसा सबक सिखाया है कि वो लखन की फसल को बर्बाद करने की हिम्मत दोबारा नहीं करेगा। सेठ ने फिर ऐसा कुछ भी नहीं किया। जादुई फूलगोभी की मदद से लखन दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। मिश्री स्कूल जाने लगी। उन्होंने रहने के लिए पक्का घर बनवा लिया। लखन अब पैसे वाला बन गया। गांव के लोग उसे लखन सेठ और माला को सेठानी कहकर बुलाने लगे। नरेश के माता पिता एक किसान थे। नरेश ने शहर में रहकर पढ़ाई की थी और वहीं नौकरी कर रहा था, लेकिन अचानक नरेश की नौकरी चली जाती है, जिससे वो बेहद परेशान हो जाता है। नरेश की परेशानी कैसे दूर हुई, जानने के लिए देखते हैं जादुई प्याज की कहानी। दिन भर काम करके नरेश ऑफिस से घर लौटा था। कितना थक गया हूँ। जब सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने में मैं इतना थक जाता हूँ, तो पिताजी खेतों में कड़ी मेहनत करके कितना थक जाते होंगे। मुझे माँ और पिताजी के सपने को पूरा करना ही होगा। गांव में एक बड़ा अस्पताल बनवाना होगा, जहाँ गरीबों का मुफ्त इलाज हो सके। नरेश के पिता ने उसे शहर में रखकर पढ़ाया लिखाया था। गरीब होने के बाद भी उन्होंने खूब मेहनत की और नरेश की पढ़ाई पूरी होने तक खेतों में काम करते रहे। नरेश का एक छोटा भाई था सुरेश। एक बार सुरेश काफी बीमार पड़ गया। गांव में कोई अस्पताल नहीं था। बेहद गरीबी के कारण नरेश के माता पिता सुरेश को शहर ले जाकर उसका ठीक तरीके से इलाज नहीं करवा सके, जिसके कारण सुरेश की मौत हो गई थी। जिसके बाद नरेश के माता पिता ने
नरेश को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया। उनका एक ही सपना था कि नरेश पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए और गांव में एक अस्पताल खुलवा दे। माता पिता के इसी सपने को पूरा करने के लिए पढ़ाई पूरी करने के बाद नरेश शहर में नौकरी कर रहा था। नरेश के पिता बहुत बूढ़े हो गए थे, इसलिए उन्होंने खेती का काम छोड़ दिया था। उस दिन काम से लौटने के बाद नरेश अपने बिस्तर पर लेटा था, तभी उसके पिता महेंद्र का फोन आता है। नमस्ते पिताजी। फोन पर नरेश के पिता खांस रहे थे। क्या हुआ पिताजी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं नरेश बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब है। पैसे भी खत्म हो गए हैं, मुझे दवाई लेनी है। तो कुछ पैसे भेज दे। ठीक है पिताजी, ये महीना अब खत्म होने ही वाला है, मैं आपको जल्दी ही पैसे भेज दूंगा। बेटा मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, मुझे आज ही पैसे चाहिए। ठीक है पिताजी, मैं कुछ करता हूं। नरेश ने अपने एक दोस्त से कुछ पैसे उधार मांगे और अपने पिता को भेज दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद विजय, सैलरी आते ही मैं तुम्हारा उधार चुका दूंगा। लेकिन दूसरे दिन जब नरेश ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है कि उसे काम से निकाल दिया गया है। वो अपने बॉस के पास जाकर कहता है, सर आप तो जानते ही हैं कि मैं कितनी मेहनत से अपना काम पूरा करता हूं, फिर भी आपने मुझे काम से निकाल दिया। नरेश, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हें काम से निकाला गया है। देखो, कंपनी बहुत घाटे में चल रही है, इसलिए मैंने कंपनी बंद करने का फैसला किया है। तुम्हारे साथ साथ सभी कर्मचारी काम से निकाल दिए गए हैं, क्योंकि मैं तुम सबको तनख्वाह देने की हालत में नहीं हूं। आई एम सॉरी। नरेश की नौकरी चली जाती है, उसे तनख्वाह भी नहीं मिलती है। उदास होकर नरेश घर वापस आ जाता है। मेरी नौकरी चली गई है, अब माँ पिताजी को पैसे कैसे भेजूंगा? नरेश इसी चिंता में बैठा हुआ था कि तभी उसकी नजर अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर जाती है। ये घड़ी बेच देता हूँ और पैसे पिताजी को भेज दूंगा। नरेश घड़ी बेचने बाजार जाने वाला था, तभी उसका दोस्त विजय उसके पास आता है। अरे नरेश, आओ विजय, कैसे आना हुआ? तू तो जानता ही है कि हमारी नौकरी चली गई है। तूने जो मुझसे पैसे उधार लिए थे वो वापस कर दे यार। विजय, तुझे तो पता ही है कि मेरे पास पैसे नहीं है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुझसे उधार क्यों मांगता? हमें सैलरी भी नहीं मिली है, अभी मैं तेरा उधार नहीं चुका सकता। उधार नहीं चुका सकता तो अपनी घड़ी मुझे दे दे। लेकिन विजय, ये घड़ी मैं तुझे नहीं दे सकता। नरेश, महीना खत्म हो गया, मुझे किराया दे दो। अंकल, आज मेरी नौकरी चली गई है और तनख्वाह भी नहीं मिली। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे कुछ समय की मोहलत दे दीजिए, मैं किराया दे दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें 1 सप्ताह की मोहलत देता हूं। है 1 सप्ताह में किराया चुका देना भाई, नहीं तो जो है ये मकान जो है खाली कर देना। मकान मालिक वहां से चला जाता है। नरेश चिंता में डूबा हुआ था, जिस कारण उसकी भूख भी मर जाती है और वो बिना कुछ खाए सो जाता है। दूसरे दिन जब नरेश सोकर उठता है तो उसने देखा कि उसके मोबाइल फोन पर उसकी माँ शोभा के कई सारे मिस्ड कॉल थे। नरेश घबरा जाता है, वो अपनी माँ को फोन करता है। माफ करना माँ, कल मैं जल्दी सो गया था। क्या बात है नरेश बेटा, सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। तो तू अभी तक कैसे सो रहा है? सुबह के 9 बज गए हैं, क्या तुझे आज ऑफिस नहीं जाना है? ओह, आज मैं लेट हो गया, कल ऑफिस में काम ज्यादा था इसलिए बहुत थक गया था। अच्छा, अब मैं ऑफिस के लिए तैयार हो जाता हूँ। सुन नरेश बेटा, आज शाम को कुछ पैसे भेज देना। ठीक है माँ, मैं आज शाम को पैसे जरूर भेज दूंगा। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। नरेश फोन रख देता है। अब मैं क्या करूं, शाम को माँ को पैसे कैसे भेजूंगा? मुझे बहुत भूख भी लग रही है, मैंने कल से कुछ नहीं खाया। नरेश रसोई में जाता है और अपने लिए खाने का इंतजाम करने लगता है। वो अपने लिए रोटियां बनाता है। सब्जी तो कुछ भी नहीं है, बस एक छोटी सी प्याज रखी है, आज इस छोटी सी प्याज के साथ ही रोटी खा लेता हूँ। नरेश चाकू लेकर आता है और उस प्याज को काटने ही वाला था कि वो प्याज बोल पड़ती है। मुझे मत काटो नरेश, मैं एक जादुई प्याज हूँ। प्याज को बोलता देखकर नरेश डर जाता है और प्याज उसके हाथ से छूटकर गिर जाती है। मुझे उठाओ नरेश और संभाल कर रखो, मैं बड़े काम की चीज हूँ, तुम्हारी सारी मुश्किलें दूर कर सकती हूँ। तुम मेरी मुश्किलें कैसे दूर कर सकती हो? तुम तो एक छोटी सी प्याज हो। मैं देखने में छोटी हूँ लेकिन जादुई हूँ। अच्छा, तुम क्या जादू कर सकती हो? अभी दिखाती हूँ अपना जादू। उस प्याज के अंदर से ढेर सारे प्याज निकलने लगते हैं और सभी प्याज के पकौड़े में बदल जाते हैं। देखते ही देखते नरेश के घर में गर्मा गर्म प्याज के पकौड़ों का ढेर लग जाता है। इतने सारे प्याज के पकौड़े,
लेकिन मैं इनका क्या करूंगा? नरेश, तुम इन प्याज के पकौड़ों को बेचकर पैसे कमा सकते हो। ये पकौड़े बहुत ही स्वादिष्ट हैं। जरा इन्हें खाकर तो देखो। नरेश एक पकौड़ा खाता है। हम्म, आह, ये तो वाकई में बहुत स्वादिष्ट है। आह, लेकिन लोग क्या कहेंगे कि एक अच्छी नौकरी करने वाला प्याज के पकौड़े बेच रहा है। अरे मेरे माता पिता को इसके बारे में पता चलेगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा। तुम्हें आज शाम अपनी माँ को पैसे भेजने हैं ना? हाँ, भेजने तो हैं। तो चलो फटाफट इन पकौड़ों को बेचने निकल जाओ। ठीक है। नरेश पहले तो खुद प्याज के पकौड़ों के साथ रोटियां खाता है और उसके बाद उन पकौड़ों को लेकर उन्हें बेचने निकल जाता है। नरेश के प्याज के पकौड़े इतने स्वादिष्ट थे कि लोगों ने हाथों हाथ उसे खरीद लिया। शाम तक नरेश के पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए कि वो अपनी माँ को पैसे भेज सके। शाम को जब नरेश घर आता है तो उस प्याज ने उससे कहा, आ गए तुम? सारे पकौड़े बिक गए ना? हाँ, और मैंने माँ को पैसे भी भेज दिए। अब मैं तुम्हें कल और ज्यादा पकौड़े दूंगी। ठीक है। नरेश खाना खाकर सो जाता है। दूसरे दिन सुबह जब वो सोकर उठता है तो जादुई प्याज ने उसे पहले से भी ज्यादा प्याज दिए, जो पकौड़ों में बदल गए। नरेश ने सभी पकौड़ों को ले जाकर बेच दिया। उस दिन उसने पहले से भी ज्यादा पैसे कमा लिए। उसने विजय को उसके पैसे लौटा दिए और अब नरेश रोज उस जादुई प्याज के दिए हुए पकौड़े बेचने लगा। लोगों को उसके प्याज के पकौड़े इतने पसंद आने लगे कि वे उसका इंतजार करते और हर कोई उसके पकौड़े खरीदता। जो है मुझे आधा किलो प्याज के पकौड़े देना भैया। मुझे भी आधा किलो प्याज के पकौड़े चाहिए भाई साहब। साहब, सारे पकौड़े खत्म हो गए हैं। मेरे पास सिर्फ आधा किलो पकौड़े ही बचे हैं। मैं आप में से किसी एक को ही पकौड़े दे सकता हूँ। मुझे दे दो। मैं तुम्हें इन पकौड़ों के 100 रुपये दूंगा। नहीं, मुझे दे दो। मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा। लोग महंगी कीमत चुकाकर प्याज के पकौड़े खरीदने लगे। नरेश ने मकान का किराया भी चुका दिया। जादुई प्याज कभी नहीं सूखती, हमेशा ताजी रहती। उसमें से रोज ढेर सारे प्याज निकलते जो पकौड़ों में बदल जाते। धीरे धीरे प्याज के पकौड़े बेचकर नरेश ने अपनी एक दुकान खोल ली, जिसमें वो पकौड़ों के साथ चाय भी बेचने लगा। दूर दूर से लोग उसके प्याज के पकौड़े खाने के लिए आते। धीरे धीरे उसका पकौड़ों का बिजनेस एक बड़े व्यापार में बदल गया। वो शहर के बड़े बड़े होटलों और रेस्तरां में अपने पकौड़े डिलीवर करने लगा। अब वो शहर का रईस बन चुका था। उसने गांव में एक अस्पताल बनवाया जहां गरीबों को अब मुफ्त इलाज होने लगा। इस तरह से नरेश ने अपने माता पिता के सपने को पूरा किया। गांव जाकर वो अपने माता पिता को शहर ले आया और सब साथ रहने लगे। बेटा, तूने शहर में नौकरी करके कितनी तरक्की कर ली है। माँ, मैं कोई नौकरी नहीं करता। मेरे पास आज जो कुछ भी है वो सब जादुई प्याज की वजह से है। जादुई प्याज? हाँ माँ, ये है वो जादुई प्याज। इस प्याज को कभी मत काटना। ये प्याज मुझे रोज प्याज के पकौड़े देती है, जिसे बेचकर मैंने पैसे कमाए हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई प्याज। नरेश बहुत ही नेक इंसान है, इसलिए मैंने नरेश की मदद की और हमेशा करती रहूंगी। जादुई प्याज नरेश के परिवार का सदस्य बन चुकी थी और उनके साथ हमेशा रहने लगी।